रिजल्ट इस लड़का को दिया जाएगा, पंकज तिवारी को। हमें रिजल्ट होगा। मतलब आप सीधा वीडियो पे आरोप लगा रहे हैं? सीधा वीडियो पर, सीधा कलेक्टर पर। लेकिन जब चुनाव आता है तो मुर्गा दारू, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मुर्गा दारू पैसा ना हम देते हैं, न किसी को देना चाहिए। जनता को दिल जीत करके आप वोट लीजिए। अभी तो इतना भी हो गया है कि लोग, चुनाव आ गया और उस चुनाव में आचार संहिता में काम भी लोग करवा रहे हैं वोट के लालच में। जो मुर्गा दारू पैसा जो बांटता है वो चुनाव लड़ने के स्थिति में उसको तो जनता को नकार देना चाहिए। तो उसमें काफ़ी झंझट झमेला हुआ था, इस पे थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, पिछला बात तो इसमें जीते तो थे, काफ़ी कम वोट से नहीं जीते थे, जीते थे। आज हमारे बीच मौजूद हैं रंदासपुर पंचायत के बहुत ही अनुभवी और बहुत ही पुराने नेता, जो कि काफ़ी अच्छा इनका व्यक्तित्व है, जिनसे हम आज कुछ अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में इनका क्या मुद्दा है, क्योंकि ये हर बार चुनाव में टॉप 3 कैंडिडेट में आते हैं। और पिछले बार 2006 में शायद यह इनकी पत्नी यहाँ की थी मुखिया। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं। तो चलिए इनका स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आप मुखिया किस लिए बनना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग समाज की सेवा करने के लिए बनते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की सोच के साथ उतरते हैं। तो आपका सबसे पहला सोच क्या है मुखिया बनने के लिए? पहले तो मैं आपकी जनता बोलेगी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपका चैनल दिन दुना रात चौगुना बढ़े। हाँ, एक चीज़ आप सवाल तो अच्छा किए, इसमें मुखिया का या सरपंच का या पंचायत चुनाव का, गांधी जी बोले थे कि निचली इकाई से ही इस देश का, इस जनता का, इस भविष्य का मतलब डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, जनता का विकास होगा। तो पंचायती अधिनियम ही लागू हुआ और उसके बाद चुनाव शुरू हुआ। चुनाव में लोग लड़ते गए और काम अपना जो अपना ढंग से किया। लेकिन हमको एक चीज़ है कि चुनाव जनता में लड़ने का, मुखिया पद से अगर जो भी अथी है, तो हमारा लाइफ ही इस समाज में बीता है और लाइफ ही समाज में बीत रहा है आज भी। कहीं भी कोई भी अगर काम हो, अगर जनता बुलाती है तो हम उस पर अपने ईमानदारी पूर्वक उस काम को खड़ा होकर के करवाते हैं, करते हैं। जो भी हमसे बनता है वो जो हमको करना है वो हमको करना है। जनता का सेवा शुरू से किए हैं, अभी तक भी कर रहे हैं और लाइफ में भी करेंगे जब तक हम जिएंगे। काफ़ी अच्छी सोच है इनकी, और लेकिन इन पर कुछ आरोप भी हैं जिन पर भी हम सवाल करेंगे। और क्योंकि हम सच्चाई के साथ उतरते हैं, आप मेरा वीडियो प्रीवियस का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सच्चाई के साथ उतरते हैं। तो मैं आने से पहले जनता के बीच भी गया हूँ, ओपिनियन लिया हूँ सारे नेताओं का जिनके पास मुझे जाना है। तो इन पर एक और आरोप है कि आप जातीय राजनीति का आप पर आरोप है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यह जनता का सवाल है, मेरा नहीं। देखिए, जनता का सवाल जातीय आरोप लगता है तो ये तो जनता की बात है। जनता तो कई एक नज़र से अपना देखती है, तो अपने नज़र से अगर उनको लगता है कि मेरा जातीय ये व्यवहार रहा है तो ये जनता भ्रम में है। जो भी मेरे ऊपर से, मेरे सामने से अगर कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए आज तक मैं किसी से जात पात नहीं पूछा हूँ अपने राजनीतिक लाइफ में। रहा सवाल वोट की, अगर कोई वोट दे या न दे, लेकिन हमको जो भी मेरे पास आता है
हमको एक चीज़ लगता है कि मेरे पास कोई आशा उम्मीद लेकर के अगला आया है, मेरे पास आया, मुझ पर विश्वास किया, तो मैं उसका तत्पर होकर के काम करता हूँ। ये कभी नहीं पूछा अपने लाइफ में और नहीं पूछूंगा कि आप किस जाति से आते हैं, वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम समाज के सेवा करते हैं तो समाज के सेवा करेंगे, भले जनता के नज़र में जो भी जनता गुमराह करे और जो भी जनता सोचे, लेकिन कुछ मतलब हमारे प्रतिद्वंदी हुए चाहे जो भी हुए वो नाना प्रकार के बात उठाते हैं, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता के लिए हूँ, जनता मेरे लिए है, मैं जनता का सेवा करूँगा। आज तक भी कभी नहीं किसी से पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, मैं आपका सेवा करूँगा, आप मेरे पास हैं, आपका काम करूँगा। जी देखिए, जिनका भी अब भ्रम होगा कि सुशील जी जातीय राजनीति करते हैं, शायद उनको जवाब मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आप 2006 में जब आपकी पत्नी मुखिया थी, तो उनमें से 3 हमको महत्वपूर्ण काम बताइए जो आपने करवाए थे। देखिए, उस समय पत्नी मुखिया थी और उस समय मनरेगा का काम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ, और उसमें कुछ बहाली तहाली भी आया था, जिसमें वो आरक्षण दे करके और जैसे नियमावली था उस नियमावली के अनुसार उसमें हम बहाली किए। और उसका मेन प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, जो भी आदेश हुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी के तरफ से, मैं उस ढंग से उस नियमावली से बहाली वो भी किया। आंगनबाड़ी का भी बहाली आया था, वो भी बहाली जो नियमावली हमको मिला उस नियमावली से किए। विकास भी किए, लाइट लगवाए, नल जल योजना लगवाए। नल जल नहीं था हम लोगों के पास, वह चापाकल 1-2 मिला था तो उसको भी हलवाए। मनरेगा का काम किए, यही सब विकास। इंदिरा आवास भी जो आया मेरे पास, वो इंदिरा आवास जो लाभार्थी था उस लायक उसको दिया गया। इस ढंग से काम हुआ। काम तो बहुत हुआ मेरे पत्नी के मुखिया रहने के थी में, लेकिन अब ऐसे हम कहेंगे तो लोगों का ये नहीं होगा। रिकॉर्ड है, एथी है, जो भी राजनीति करने वाले हैं उसको निकलवाए, देखें कि भाई काम हुआ कि नहीं। पहले के अपेक्षा जो भी पीछे थे उनके अपेक्षा बहुत ज़्यादा वृद्धा पेंशन भी हुआ, वो राशन कार्ड भी हुआ, बहुत काम हुआ। जी, काम तो हुआ था और इनका भी कहना है हुआ था, जनता भी जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को शायद। तो मेरा अगला सवाल युवाओं से लेकर है, क्योंकि आज की डेट में युवा काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं, जैसा कि बिहार में खासकर। बिहार में आप कुछ युवाओं के लिए, क्योंकि आप लोग नीचे मुखिया के बाद बहुत से ऊपर के बड़े नेता होते हैं, मुखिया एक काफ़ी छोटा पद है अगर देखा जाए तो, उसमें आप अपने स्तर से क्या सोचे हैं युवाओं के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए। युवा वर्ग जो है, पहले तो हम कहेंगे कि युवा अपना शिक्षा ग्रहण करें। पहला प्राथमिकता, पहला उद्देश्य वो लक्ष्य रखे कि हमको हर हाल में शिक्षा प्राप्त करना है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। और इसके लिए मैं पूरे युवाओं का मैं यह बात बतलाना चाहता हूँ कि आप पहले शिक्षा ग्रहण कीजिए, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो भी इंटरव्यू देना है, नौकरी का हो, चुनाव का हो, चाहे जैसे भी मुद्दा हो उस पर आना है, खेल का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो उस पर आना है, तो शिक्षा ही ज़रूरी है। तो शिक्षा आप लीजिए, और शिक्षा लेकर के हमसे जो अगर पंचायत का हमको आप मतलब नेतृत्व करने का मौका देते हैं, तो जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी हमसे सहयोग होगा, हम भरपूर युवाओं को सहयोग करेंगे। इसलिए जी कि युवा यह देश का भविष्य है, युवा ही कुछ कर सकता है। बाकी सभी लोग लगे तो रहते हैं, लेकिन भविष्य युवा अगर आगे बढ़ता है तो इस भारत का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। काफ़ी सही बात है, क्योंकि युवाओं से ही देश का विकास का शुरुआत होता है।
युवा शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो और बड़े बड़े लोग होते हैं उनके बाद एज वाले इसको स्टार्टअप देते हैं, लेकिन युवा से स्टार्टिंग मिलता है हमारे देश, राज्य, सोसाइटी को। इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर आप लोग गौर करिएगा कि पिछला 5 साल इस पंचायत के लिए कैसा रहा, और अगर सही रहा तो क्या रहा, और नहीं रहा तो क्या नहीं रहा। देखिए, अभी तो खैर इस टाइप से हम नहीं ही कर पाएंगे। जनता जनार्दन सब देख रही है कि यह पीछे के जो 5 वर्ष बीतने के बाद चुनाव आ गया, तो इसमें क्या काम हुआ। इसमें नल जल योजना मिला, उसके मनरेगा का काम मिला, या मिला वो मिला, मैंने जो भी योजना आया, कोई भी योजना, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता, दंदासपुर पंचायत की जनता कर रही है। कई ठो पर नल जल योजना पर तो आपके जैसा मीडिया लोग आकर के वहाँ छानबीन कर करके सारी काम अधूरा रह गया है। लेकिन एक चीज़ है, हम जो कहेंगे वो आप जनता से पूछिए, जनता ही बतलाएगी कि यह काम दंदासपुर पंचायत में पीछे 5 साल में क्या क्या हुआ है। एकदम अधूरा है, अधूरा रहा। वर्चस्व का राजनीति हुआ है, वर्चस्व का राज चला है। यह कोई डर के मारे किसी के पास जाने से ही कतराता था। अभी जो खुल करके बोलना चाहते हैं जनता, वो खुल करके बोलते भी नहीं हैं कि हम वोट किसको देंगे, क्या देंगे। दहशत का कुछ माहौल बना हुआ है। इसलिए मैं कहूँगा कि दहशत के माहौल से निकलिए और स्वतंत्र होकर के वोट दीजिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। बिल्कुल सही बात है। एक बात पे मैं भी जोर देना चाहूँगा, मैं यहाँ ही नहीं, बिहार का या जिस पंचायत से लेकर कई पंचायतों में जाता रहता हूँ, छपरा डिस्ट्रिक्ट में भी गया हूँ, पटना में भी रहा हूँ। जो जल नल योजना है, यह बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी असफलता है। खासकर मैं इस पंचायत में ज़्यादा रहा हूं, तो इस पंचायत में मेरे को जल नल पे बहुत सारी शिकायतें हैं, जो कि मुखिया जी ने भी बताया, और पंचायत के काफ़ी लोगों को शिकायतें हैं, लेकिन जल नल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम कितनी बार जल नल पे सवाल उठाए हैं, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है इस पंचायत में। खासकर और भी जगह हाल है, तो हर जगह का बात अभी नहीं चल रहा है, तो मैं उस सब पर जोर नहीं दूंगा। लेकिन दंदासपुर पंचायत में जल नल पर काम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब सरकार ने उसको दिया है तो उस पर काम होना चाहिए। सरकार पैसे खर्च कर रही है तो उस पर ज़रूर होना चाहिए। चलिए, अब अगला सवाल फिर से एक इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, कि पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा जो पैसा दारू, मुर्गा और भी कुछ चीज़ें बंटवाई जाती है वोट जीतने के लिए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, आप तो बहुत अच्छा सवाल किए। आपके चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़े, सवाल बहुत अच्छा हुआ। यह जो देता है, जो मुर्गा, दारू, पैसा जो बांटता है, वो चुनाव लड़ने के स्थिति में उसको तो जनता को नकार देना चाहिए। एक चीज़ बतलाइए हमको कि एक आदमी का मजदूरी सरकार 450 रुपया रखी है, गृहस्थ लोग देते हैं 300 साढ़े 300 रुपया। लेकिन 5 बरस का मुखिया बनने वाला आदमी मुर्गा, दारू, 500 रुपया अगर देता है, तो 5 बरस का उनसे उनका अधिकार छीन लेता है। 5 बरस तक वो आदमी नहीं जाएगा उस मुखिया के पास कि हमको कोई योजना, कोई काम दीजिए। अगर वो जाता भी है तो वो अगला कहेगा कि मैं तो तुम्हारे पास रुपया दे करके वोट लिया हूँ। तो यह जनता को गुमराह करके, जनता को बरगला के इस वोट को लेना, यह जनता के लिए बहुत घातक है। बहुत जनता 5 बरस के लिए बैक में चला जाता है, और 5 बरस के बाद फिर छटपटाता है कि भाई अच्छे को चुने, अच्छे को चुने। लेकिन जब चुनाव आता है तो मुर्गा दारू। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मुर्गा दारू पैसा ना हम देते हैं, ना किसी को देना चाहिए। जनता को दिल जीत करके आप वोट लीजिए। अभी तो इतना भी हो गया है कि लोग, चुनाव आ गया और उस चुनाव में आचार संहिता में काम भी लोग करवा रहे हैं वोट के लालच में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस पर कार्रवाई किया जाए तो आचार संहिता के दायरा में उनके ऊपर कंप्लेन केस भी हो सकता है।
तो इसलिए स्वतंत्र लड़ें, जनता को आप विश्वास दिलाएं कि मैं आपका काम करूंगा, मुझको वोट दीजिए। मैं तो जनता को विश्वास दिलाता हूं और दिलाऊंगा। जनता मेरे ऊपर विश्वास की है और फिर मुझको जनता यह प्रतिनिधित्व करने की दंदासपुर पंचायत को चुनेगी, मुझको विश्वास है। देखिए, इंटरव्यू थोड़ा लंबा होगा लेकिन बातें इनकी आप सुनिएगा, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। हो सकता है आपको बहुत, आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। हालांकि सभी समझदार लोग हैं, समझते हैं। अगर कोई भी नेता, मैं पिछले बार भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूं, कोई भी नेता आपको दारू तो बंद है बिहार में, अगर लेके आता है तो आप उसके ऊपर सीधे कंप्लेन करिए पहले थाना में, और उसके बाद अगर दे रहा है तो उसको उसके सामने फेंकिए और उसको भगा दीजिए। सीधा बता रहे हैं हम। अगर लीजिएगा तो गुलाम बनिएगा इस पंचायत का, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप पैसा ले लेते हैं तो आपको काम करवाने का कोई हक नहीं रहेगा, आपको किसी भी ज़रूरत पर आप नहीं जा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने भी बताया, जाएंगे वो नेताजी बोलेंगे कि जी आपको तो 500 2000 का नोट दिए थे, उस टाइम तो आप ले लिए थे, तो आप काम के लिए क्यों आए हैं? आपको वहाँ से मुंह धुका करके भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपसे मैं भी निवेदन करता हूँ, यह भी कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग करेंगे कि पैसा दारू बहुत चला बिहार में, अब थोड़ा बकसिए और बिहार में बिना पैसा दारू का इलेक्शन, सच्चे इंसान को वोट करिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आपका चुनावी घोषणा पत्र क्या होगा। और देखिए, पहली बात हम बताएंगे कि जो करवाना होगा वही कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जाता हूं और झूठ मूठ का पता नहीं कितने सारे बात बता देते हैं, लेकिन सच में अगर जो करवाना हो आपको वो बताइएगा ताकि जनता को समझ में आए। देखिए, मैं काम के विषय में तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से कुछ नहीं कह पाऊँगा, इसलिए कि देखिए अब सब लोग जानते हैं कि यह दंदासपुर पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड में एक मुखिया भी हैं, 14 वार्ड है। एक चीज़ को मतलब ये विश्वास दिलाना ठीक नहीं है कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। इसमें कैबिनेट है, यह 14 वार्ड कैबिनेट हुआ। जैसे आपको नीतीश बाबू का कैबिनेट है, उधर आप केंद्र में मोदी बाबू का कैबिनेट है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उसी तरह यह पंचायत में कैबिनेट हुआ मुखिया का। तो वार्ड सब लोग बैठेंगे, उसमें जनता भी बैठेगी, वहाँ जनता से बात होगा, वार्ड से कैबिनेट से पास होगा, और जो भी ज़रूरियात काम होगा पहले वहाँ से शुरू किया जाएगा। चाहे गरीब का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे नल जल का मुद्दा हो, चाहे जो भी विकास होगा, यह जनता, दंदासपुर जनता के माध्यम से ही विकास को शुरुआत किया जाएगा। अपने मन से कोई काम हम नहीं करेंगे ताकि जनता को क्षति पहुंचे। जनता के लिए हम हैं, जनता मेरे लिए है। तो एक चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप मतलब कैबिनेट बैठेगा, जो भी ज़रूरत होगा जनता बतलाएगी और उस जनता के बतलाने के अनुसार कैबिनेट में पास किया जाएगा और उस काम को किया जाएगा तत्पर होकर के। पिछले चुनाव में आखिरी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। आप आखिरी चुनाव में काफ़ी कम अंतर से हारे थे, और आखिरी जो चुनाव हुआ था 5 साल पहले आज से, तो उसमें काफ़ी झंझट झमेला हुआ था। इस पे थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, पिछला बात तो इसमें जीते तो थे, काफ़ी कम वोट से नहीं जीते थे, जीते थे। यहाँ काउंटिंग के समय एक अमनौर का वीडियो यहाँ प्रभारी बनकर आए थे आरओ, उनका नाम है वैभव कुमार, जो कि वहाँ अपना काउंटिंग जब शुरू हुआ तो एक चीज़ उसमें आया कि एक बूथ पर पीठासीन पदाधिकारी का बैलेट पेपर पर सिग्नेचर नहीं था। तो हम लोग बोलने भी नहीं गए, हम लोग इस चीज़ को कहे कि इस बैलेट पेपर पर पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर नहीं है, तो बोले कि इसको छटवा दीजिए, यह वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो गया। वो छटवा दिए। फिर 52 वोट से मेरा रिजल्ट का घोषित करवा दिए, और मालिक नहीं ये जाने ढोंढ बाबा कि किसका फ़ोन आया उनके पास,
और उसके बाद वो बोले कि नहीं, जो छांटा गया है बैलेट पेपर उसको गिना जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा। हम कहें कि भाई तो गलत हो रहा है, आप ही छटवाए, आप ही बोले उसको गिना जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, हर हालत में गिना जाएगा। फिर वहाँ जो भी तुतु में हुआ बात, उस समय वो बोले कि ठीक है, आप तो जीते हुए हैं, रिजल्ट आपको ही दिया जाएगा, आप आज रुकिए और दयालपुर और पंचायत का काउंटिंग होने दीजिए। इस ढंग से 3 रोज तक हमको रोक के रखा गया। तीसरे रोज जिला के कलेक्टर साहब आए और वहाँ हमसे एक सवाल किए कि आप ही सुशील हैं? तो हम कहें कि हम ही सुशील हैं। तो वो बोले कि आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, आप जा सकते हैं, ये रिजल्ट इस लड़का को दिया जाएगा, पंकज तिवारी को। हमें रिजल्ट आप किसी को दीजिए, ये तो आपकी अधिकार की बात है, लेकिन एक बात जानिए, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। जीते हुए हम हैं, लेकिन आप वो रिजल्ट उसको दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन एक इंसाफ करने वाला मंदिर है यहाँ आपका इंसाफ होगा। तो इंसाफ उनका हुआ। उसके 6 महीने के बाद पत्नी वो फर्जी हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में नौकरी दिलवाए थे और वो भी निगरानी पकड़ा और दोनों आदमी जेल चले गए। एक चीज़ इनको तो सज़ा मिल गया, ढोंड बाबा दे दिए, लेकिन एक चीज़ हुआ, हम उनसे कहें कि जब काउंटिंग जब वो मिलवा दिए आप, तो मात्र 3 वोट ही बढ़ा। जब वो पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर नहीं था, वो मिलवा करके काउंटिंग किए तो 3 ही वोट बढ़ा, मात्र 3 वोट। 3 वोट। तो हम बोले कि सरकार का एक नियम है कि आप 3 वोट, 13 वोट से जो नीचे रहेगा उसको रिकाउंटिंग का आदेश दिया जाएगा। तो हम आवेदन दिए, लेकिन वैभव कुमार आरो जो थे, अमनौर के वीडियो थे, वो हमारा मैंने रिकाउंटिंग करवाने से इनकार कर दिए, नहीं करवाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बोले कि नहीं होगा। मतलब आप सीधा वीडियो पे आरोप लगा रहे हैं? सीधा वीडियो पर, सीधा कलेक्टर पर। जी, तो मतलब कि अगले चुनाव में इनका कहना है कि धांधली हुआ था। धांधली हुआ। उसके बाद मैं केस में गया, तो केस कैसे चलता है अपने यहाँ का, देखिए देखते देखते केस और 5 बरस बीत गया, फिर चुनाव आ गया। अभी तक केस का भी कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन मैं लड़ा इसलिए कि यह जनता का विश्वास है कि जनता विश्वास करके हमको वोट दिया और हमको जिताया। लेकिन एक चीज़ मैं एक बात बतला दूं कि ऐसा किसी पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए। जो जीतता है उसको जिताना चाहिए, इसलिए कि उनको क्या मिलता है इससे। अगर कुछ मिला तो 1-2 लाख रुपया इन लोगों ले करके ऐसा काम करते हैं, इससे उनके बाल बच्चा परिवार पर पड़ेगा। ऐसा बात नहीं करना चाहिए, आज भी चाहे भविष्य में भी। सुशील जी से मेरा आखिरी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, और जो कि सब कोई शायद नहीं पूछता होगा, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि आप कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि सब कोई लगभग आपकी तरफ बोल सकता है। देखिए, मैं एकदम सीरियसली सवाल कर रहा हूँ कि सब कोई बोल सकता है, लेकिन आप पर अगर लोग विश्वास करें तो क्यों करें, इसको आप विश्वास दिलाइए। देखिए, मेरा छवि, चूँकि मैं अपने लाइफ सारा ये समाज में ही लगाया हूँ, तो समाज में जब लगा हूँ और समाज का काम कर रहा हूँ, तो जनता मुझ पर विश्वास की है और करेगी। इनका कहना है कि जनता विश्वास करेगी, करनी भी चाहिए। हालांकि इन्होंने ईमानदारी से हर सवाल का वह जवाब दिया जो कि देना चाहिए था। किसी भी सवाल में इन्होंने घुमा फिरा कर बातें नहीं की, हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दिया। मैं आशा करता हूं कि सब कोई, जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं या देखेंगे, इनकी बातों पर गौर करेंगे, और अगर इंटरव्यू अच्छा लगता है तो वोट के दौरान आप सोच सकते हैं। मैं हालांकि किसी भी नेता का प्रचार करने नहीं आता हूं। पहली बात, मेरा चैनल आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो जाकर कि कहीं भी मैं ओपन बोलता हूं, ईमानदारी पे अपना सवाल करता हूं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप समर्थन कर सकते हैं। मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप समर्थन करना चाहें, आपको अच्छी लगती है बातें किसी की, आप जानते हैं, तो आप समर्थन जरूर करिए। आखिर में मैं यही कहूँगा
कि आपका मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है, मैं आपके चैनल का, जनता बोलेगी, आपका बहुत बहुत मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपका चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़े और इसी तरीके से आ करके हर हमेशा हमका हमारा इंटरव्यू जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं इस बार तो आप सबसे पहले इंटरव्यू मेरे को देंगे। वाह, एकदम देंगे। पहले इंटरव्यू आपका होगा, उसके बाद ही किसी चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।